स्टार्ट हो गया। चलिए, तो हम लोग को पढ़ना है चैप्टर कितना, 3। यहाँ तक दिख रहा है? दिख रहा है नीचे यहाँ पर? देखिए, हम लोग का चैप्टर का नाम है परिवहन। क्या नाम है? परिवहन। चैप्टर कितना है? चैप्टर है 3। ठीक, चलिए देखिए। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि परिवहन कहते किसे हैं। ठीक, क्या देखेंगे? परिवहन। तो परिवहन किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। परिवहन हम लोग उसको कहते हैं, परिवहन का मतलब समझिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? परिवहन। ठीक है, जैसे कि हम लोग खाना खाए, अगर मुख गुहा में ही हम लोग का भोजन रह जाएगा तो कैसा होगा? यहाँ अगर उसको निकले हम लोग का ग्रास नली में ही जा कर के रह जाए, ठीक है, आमाशय में गया उसी में रह जाए, बड़ी आँत छोटी आँत की प्रक्रिया से होकर ना गुजरे, तो मतलब कि इंसान मरेगा कि नहीं मरेगा? मर जाएगा। तो परिवहन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है, हम लोग पानी पिए तो पानी का भी हम लोग के शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचना जरूरी है। भोजन का भी हम लोग का क्या है, उसको ग्लूकोज के रूप में प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचना जरूरी है। तो परिवहन हम लोग उसी को कहते हैं। तो देखिए, लिखेंगे उपयोगी पदार्थों के, उपयोगी पदार्थों के, उपयोगी पदार्थों के उसके मूल स्रोत से, उसके मूल स्रोत से, मूल स्रोत से, मूल स्रोत से ग्रहण कर, ग्रहण कर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना, शरीर के प्रत्येक प्रत्येक कोशिका तक, कोशिका तक पहुंचाना, कोशिका तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी, अनुपयोगी पदार्थों को, अनुपयोगी पदार्थों को अनुपयोगी पदार्थों को, पदार्थों को उस गंतव्य स्थान तक, उस गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, उस गंतव्य स्थान तक पहुंचाना जहां से, जहां से वह शरीर से बाहर, शरीर से बाहर निकल सके, शरीर से बाहर निकल सके, उसे, उसे ही क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए देखिए, अब समझिए, इसको समझना है कि उपयोगी पदार्थों को उसके मूल स्रोत से ग्रहण कर, यानी कि जब हम लोग भोजन ग्रहण किए, हम लोग क्या किए? भोजन ग्रहण किए, तो उस भोजन से हम लोगों का ग्लूकोज को ग्रहण करके, ग्लूकोज को क्या करना? ग्रहण करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा उपयोगी पदार्थ को उसमें से क्या करता है? हमारे कोशिका, प्रत्येक कोशिका क्या करता है? उसको रख लेता है। और अब उसमें हम लोगों का, जब वहाँ पर हम लोग का ऑक्सीजन हम लोग श्वास लेते हैं, पिछला दो चैप्टर हम लोग क्या पढ़े हैं? श्वसन। तो उसमें हम लोग का श्वास हमारे प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है, तो ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से अभिक्रिया करने के बाद वहाँ पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है ना जी, क्या बनता है? ग्लूकोज से जब अभिक्रिया बनता है तो करता है तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, क्या बनता है? प्लस ऊर्जा। कितना ऊर्जा बनता है? तो 38 ATP। कितना बनता है?
38 एटीपी। तो वहाँ से CO2 को फिर से पकड़कर, फिर से क्या करना, पकड़कर उस गंतव्य स्थान तक पहुँचाना है। गंतव्य स्थान का मतलब होता है कि उस जगह तक पहुँचाना जहाँ से वो हमारे शरीर से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, हमारे शरीर से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। वह उसी इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवहन। जैसे कि हम लोग का वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त पकड़ेगा और ले आकर कहाँ ले आ देगा, छोड़ देगा फेफड़ा में। कहाँ ले आ देकर छोड़ देगा, फेफड़ा में। और फेफड़ा इसको इतना ज़ोर से धक्का मारेगा कि नाक से बाहर, है कि नहीं, क्या वह कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए देखिए। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र। अच्छा देखिए, हाँ, उस सबको छोड़िए, जो उसमें है मेन चीज़ है उसको लिखिए। चलिए लिखिए। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, परिवहन तंत्र। क्या पढ़ना है, परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र, परिवहन का मतलब तो समझ ही गए। अब समझना है यहाँ पर तंत्र। क्या पढ़ना है, तंत्र। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि श्वसन तंत्र। क्या पढ़े थे, श्वसन तंत्र। यानी कि श्वसन में, श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अंग होते थे उस सभी को मिलाकर हम लोग श्वसन तंत्र कहते थे। तो उसी तरह से परिवहन में जितने भी अंग हम लोगों का, शरीर के जितने भी अंग भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे, परिवहन तंत्र। क्या बोलेंगे उसको, परिवहन तंत्र। क्लियर हो गया। चलिए देखिए, अब इसके बाद में हम इसमें बताते हैं कि कौन कौन सा इसमें परिवहन तंत्र का अगर भाषा लिखना हो तो लिख सकते हैं। देखिए लिखवाते हैं परिवहन तंत्र। तो लिखेंगे परिवहन में, परिवहन में मदद करने वाले, मदद करने वाली, मदद करने वाली तंत्र को, तंत्र का मतलब क्या, अंग, है कि नहीं। तंत्र को क्या कहते हैं, तो परिवहन तंत्र कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक, कहते हैं। तो देखिए परिवहन तंत्र होता क्या क्या है, तो देखिएगा यहाँ पर परिवहन तंत्र में कौन कौन आता है बताते हैं। परिवहन तंत्र, ठीक। तो परिवहन तंत्र में आपको हम बताते हैं कि सबसे मेन चीज़ इसमें होता है परिवहन तंत्र में हम लोग का हृदय। क्या है, हृदय। हृदय यानी कि हम लोगों का जो ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। क्या करता है, पंपिंग करने का काम। हमारे पूरे शरीर में ब्लड को दौड़ाने का काम कौन करता है, हृदय। तो हृदय हम लोग का परिवहन तंत्र का मेन हिस्सा है, मेन चीज़ें हैं। ठीक है, इस हृदय के बारे में भी हम लोग एक एक चीज़ करके पढ़ेंगे। इसका मतलब कि कितना कोई कहता है ना कि उसका मतलब कि जो भी हो, हम लोग का दिल टूट गया है, तो दिल नहीं टूटता है, अभी बताएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए देखिए, अब समझिए। अब हो गया क्या, हृदय। क्या हो गया, हृदय। इसके में हम लोग का, इस हृदय हम लोग का किस चीज़ का पंपिंग करता है, तो रक्त का। किसका, रक्त का, ब्लड का, खून का, जो भी बोलिए, है कि नहीं, लहू का। चल देखिए, तो इसमें इस रक्त को परिवहन करने के लिए माध्यम चाहिए। क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, है ना। जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग का हृदय तो ड्राइवर हो गया। क्या हो गया, ड्राइवर। और रक्त हम लोग का गाड़ी हो गया। रक्त क्या हो गया, गाड़ी। और रास्ते नहीं रहेगा तो हाँकिएगा कि नहीं, धान के खेत में नहीं। तो सुनिए, तो वही है। तो इसी तरह से हृदय हम लोग का ड्राइवर है और रक्त क्या है, गाड़ी है। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग का रास्ता इसका दो होता है। एक होता है धमनी। क्या होता है, धमनी। समझ में आया। एक यानी कि नॉर्मल रोड होता है, एक हाईवे होता है। समझे कि नहीं, क्या होता है, एक नॉर्मल रोड होता है, क्या होता है, हाईवे। तो एक धमनी होता है और एक होता है सीरा। एक क्या होता है, सीरा। सीरा मतलब कि इसमें दो गो रास्ता होता है। क्या गो रास्ता होता है, दो गो। और यह आगे चल के एकदम पतली पतली नसों में बसता है, उसको बट जाता है, तो उसको बोलते हैं केशिकाएँ। क्या बोलते हैं, केशिकाएँ। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ेंगे यहाँ पर, इतना समझ में आ गया। चलिए लिखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे परिवहन विधि। क्या पढ़ेंगे, परिवहन विधि। तक सभी जीवों में क्या पढ़ेंगे, सभी जीवों में परिवहन विधि, परिवहन विधि। क्या दिख रहा है यहाँ तक, चलिए देखिए, परिवहन विधि हम लोग को पढ़ना है। सभी जीवों में परिवहन विधि किस प्रकार से होता है। चलिए देखिए, तो सभी जीवों में क्या पढ़ेंगे हम लोग, परिवहन विधि। सबसे पहला देखेंगे हम लोग एक कोशिकीय जीव। क्या देखेंगे, एक कोशिकीय जीव। सजीव को कितने भागों में बांटते हैं, तो दो भागों में। एक कोशिकीय, दूसरा क्या, बहुकोशिकीय। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग पहले, एक कोशिकीय, एक
कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, ठीक है। और एक कोशिकीय किसको कहते हैं? तो जिसका शरीर एक कोशिका से बना उसको क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय। और बहुकोशिकीय जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना उसको क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। क्या बोलते हैं उसको? बहुकोशिकीय, ठीक है। तो एक कोशिकीय में क्या क्या आ जाएगा हम आपको बताते हैं। तो एक कोशिकीय सबसे पहले परिवहन किस विधि से करता है? तो बोलेंगे विसरण विधि से। किस विधि से बताइए? विसरण विधि से। विसरण विधि से क्या करता है? परिवहन करने का काम करता है। कौन? एक कोशिकीय जीव, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आता है एक कोशिकीय जीव में? तो एक कोशिकीय में आ जाएगा, आपको बताते हैं, यानी कि क्लोमाइडोमोनस। क्या बोलेंगे इसको? क्लोमाइडोमोनस। क्या बोलेंगे? क्लोमाइडोमोनस। उसके बाद में एक कोशिकीय में और आ जाता है, आपको बताते हैं, युगलीना। क्या आ जाएगा? युगलीना। उसके बाद और बताते हैं आपको, अमीबा। क्या आ जाएगा? अमीबा, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या है? तो एक कोशिकीय जीव। पूछेगा तो ये एक कोशिकीय जीव में परिवहन किस विधि से होता है? तो परिवहन विधि, सॉरी, विसरण विधि से। किस विधि से? विसरण विधि से, ठीक है। उसके बाद में आपको बताते हैं कि विसरण विधि द्वारा इसमें क्या होता है? तो परिवहन होने का काम होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे सरल बहुकोशिकीय। क्या पढ़ेंगे? सरल बहुकोशिकीय जीव। सरल, सरल नहीं, सरल बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। तो सरल बहुकोशिकीय जीव उसको कहते हैं जिसका शरीर एकदम सिंपल वे में बना हो। ज़्यादा ताम, हम लोगों में बहुत ज़्यादा ताम झाम है कि नहीं, लेकिन यह जो है सरल बहुकोशिकीय जीव यानी कि एकदम सिंपल वे में बना हो। कैसे बना हो? एकदम सिंपल वे में। उसको क्या बोलते हैं? सरल बहुकोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं उसको? सरल बहुकोशिकीय जीव। तो सरल बहुकोशिकीय जीव में कौन कौन आ जाता है? जैसे कि शैवाल। क्या होना जाएगा? शैवाल, ठीक है। तो शैवाल का मतलब, शैवाल देखे हैं वो हरा हरा कलर का लग जाता है ना। उस पर जाइएगा तो पैर फिसलेगा, है कि नहीं? एरोप्लेन जैसे एकदम फिसल करके कहाँ जाइएगा? हाँ, तो उसको हम लोग शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शैवाल, ठीक है। तो देखिए ये जो शैवाल होता है, उसके बाद में यह एक कोशिकीय जीव में यह शैवाल ही आता है। उसके बाद में यह विधि बोले कि किस विधि के द्वारा यह हम लोग का क्या करता है? इसको पहले उदाहरण बाद में लिखेंगे, पहले इसको देखते हैं किस विधि के द्वारा यह क्या करता है। तो हम लोग का परिवहन करता है, तो वह विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा, ठीक। विसरण विधि द्वारा, ठीक है। इसका उदाहरण बताए थे हम, क्या? शैवाल। क्या बताए थे? शैवाल, ठीक। क्या बताए थे? शैवाल, ठीक। चलिए देखिए, उसके बाद में आपको बताते हैं कि पेड़ पौधा में श्वसन कैसे होता है। पेड़ पौधा में श्वसन तंत्र। पेड़ पौधा में श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक। पेड़ पौधा भी श्वसन तंत्र करता है, श्वसन होता है उसमें, है कि नहीं? तो यह किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा, विधि द्वारा। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा कि पेड़ पौधा में श्वसन हम लोग का किस विधि द्वारा था? तो संवहन विधि द्वारा। अगर छोटा पेड़ पौधा है, एकदम पौधा है छोटा छोटा, तो हम लोग का किस विधि द्वारा करता है? तो विसरण विधि द्वारा। अगर बड़ा बड़ा पेड़ है तो वह किस विधि द्वारा करेगा? तो संवहन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। संवहन विधि हम लोग का दो प्रकार के होता है। संवहन में कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आपको बताते हैं कि यह संवहन हम लोग का कितने प्रकार के हो गया? दो प्रकार के। एक होता है हम लोग का जाइलम। संवहन का कार्य करने वाला कितने कोई होते हैं? तो दो के। एक होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम, ठीक है। और दूसरा होता है हम लोग का फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। एक होता है क्या? जाइलम, और दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। इतना याद है? तो देखिए, जाइलम और फ्लोएम। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम होता है, तो देखिए जाइलम का मतलब क्या होता है? देखिएगा यहाँ पर, देखिए, ज से जाइलम, ज से जाइलम, और ज से होता है हम लोग का जल, है कि नहीं? ज से जाइलम और ज से जल, याद रहेगा। ज से जाइलम और ज से जल, ठीक है। तो यह जल जो होता है, यह क्या करेगा? जल में ही हम लोग का घुलित होता है खनिज लवण। कौन? खनिज लवण, ठीक है। किसमें घुला हुआ होता है? तो जल में। कौन चीज में? जल में। और इस जल को जड़ के माध्यम से
मतलब कि पत्तियों तक पहुंचाने का काम है कौन? जाइलम। कौन कर रहा है? जाइलम। ठीक है। और फ्लोएम का काम क्या है? जब यहाँ से जल हम लोग का पहुंच गया कहाँ? पत्ती में। कहाँ पहुंच गया? पत्ती में। पेड़ पौधा के पत्तियों में क्या पहुंच गया? भोजन, सॉरी, जल पहुंच गया। अब वहाँ पर उपस्थित होता है क्या? क्लोरोफिल। क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल। अब वह क्लोरोफिल इंतजार में बैठा रहता है किसका? तो सूर्य के प्रकाश के। किसके इंतजार में? सूर्य के प्रकाश के। जैसे सूर्य का प्रकाश वहाँ पर मिला और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वह अपना भोजन आना शुरू कर दिया है, अपना भोजन बनाना शुरू कर देता है। जब भोजन बन गया तो उस पेड़ पौधा के प्रत्येक कोशिका को चाहिए, प्रत्येक कोशिका को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो प्रत्येक कोशिकाओं में भोजन को बांटने का काम कौन करता है? कौन करता है? तो फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है। ये भोजन बन जाएगा तो को बाल्टी में ले लेगा, है कि नहीं, और चिल्ला चिल्ला के सब्जी ले वो, है कि नहीं, वैसे नहीं, मतलब कि उसमें बांटने का काम करता है। ठीक है। कौन? फ्लोएम। तो देखिए, तो समझेंगे कि सर यानी कि पौधों के, यहाँ पर लिखेंगे पौधों के प्रत्येक प्रत्येक कोशिका तक, प्रत्येक कोशिका तक भोजन पहुंचाना। क्या करना? भोजन पहुंचाना। किसका काम होता है? तो फ्लोएम का। यानी कि वह प्रत्येक डहनियों में उसके, है कि नहीं, उसके जड़ तक भोजन पहुंचाना है कि नहीं। अगर जड़ को भोजन नहीं पहुंचाएगा तो रुस जाएगा जड़, कहेगा जाओ हम जल नहीं देंगे तुमको, है ना, बनाओ भोजन। हो गया फिर काम गड़बड़, है कि नहीं। तो यह प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का। किसका काम होता है? फ्लोएम का। यानी कि यह एक याद रहेगा, जाइलम और फ्लोएम। तो ज से क्या आ जाएगा? जाइलम। ज से क्या आ जाएगा? जाइलम। और यह जाइलम किसको ले जाता है? जल को। जल में क्या घुलित होता है? तो खनिज और लवण। क्या घुलित होता है? खनिज और लवण। ठीक। इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है मछली। कौन चीज़ है? मछली। हृदय के बारे में। किसके बारे में? हृदय। हृदय कैसा होता है? तो ये लात खाने वाला दिल, है कि नहीं, लेकिन बड़ा सुंदर बना दे का टेढ़ हो गया, चलिए समझिए। ठीक है, तो स्टाइल हो गया। चलिए देखिए, तो अब इसमें क्या करता है, कितना किसी को देखिएगा हेने से तीर घोपेगा होने निकाल देगा है कि नहीं। चलिए देखिए, अब क्या होता है कि इसमें हम लोग का जो हृदय होता है इसमें कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। ठीक है। एक होता है अलिंद और दूसरा होता है निलय। एक होता है क्या? अलिंद और दूसरा क्या होता है? निलय। तो कहिएगा सर 4 गो बताया, 2 गो बता रहे हैं। 4 गो बताया है, सुनिए। अलिंद होता है 2 गो। अलिंद क्या गो होता है? 2 गो। और निलय क्या गो होता है? 2 गो। तो कहिएगा सर कौन अलिंद होता है, कौन निलय होता है? ठीक है। अच्छा देखिए, यह निलय, यह 2 गो है निलय। ये नीचे वाला दोनों क्या है? निलय। तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? निलय। तो निलय को कैसे याद रखेंगे? तो न से नीचे और न से निलय, है कि नहीं, न से नीचे और न से निलय। तो निलय कै गो? 2 गो। और यह अलिंद होता है। क्या होता है? अलिंद। अलिंद कै गो होता है? 2 गो। अलिंद कै गो होता है? 2 गो। निलय भी 2 गो, अलिंद भी 2 गो। लेकिन याद रखिएगा कि यह हृदय में 4 गो रूम होता है। क्या होता है? 4 गो रूम। उसको कोष्ठक भी बोला जाता है, चेम्बर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चेम्बर। समझ में आ गया? चलिए देखिए, तो वही है कि यह अलिंद और क्या? निलय। कै गो? 4 गो। यानी कि 2 गो अलिंद और 2 गो निलय। सभी में नहीं होता है 4 गो, सब में 4 गो नहीं होता है। ठीक है। अभी बताएंगे कि किस में 4 गो होता है, किस में 3 गो होता है, किस में 2 गो होता है। ठीक है। चलिए देखिए, तो यह अलिंद और निलय समझ गए? समझ में आया कि नहीं? अलिंद और निलय। ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद में अभी हृदय के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मत्स्या में। कौन चीज़? मत्स्या। मत्स्या का मतलब हो गया क्या? मछली। मत्स्या का मतलब क्या? मछली। मछली यानी कि मत्स्या इसलिए लिखे हैं क्योंकि मत्स्या में भी, मछली में भी कई प्रकार के होता है कि नहीं, अलग अलग प्रकार के मछलियाँ होती हैं, है कि नहीं। तो इसमें मत्स्या पूरा आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आ जाइए, मत्स्या के बाद में आ जाइए आपका, बताते हैं आपको एवीज। कौन चीज़? एवीज। एवीज बोले तो क्या? पक्षी। क्या बोलेंगे? पक्षी। पक्षी या कि पूरा प्रजाति उसमें आ जाएगा। उसके बाद में आ जाइए मेमलिया। क्या आ जाएगा? मेमलिया। तो ये मेमलिया क्या होता है, ध्यान समझिएगा। मेमलिया यानी कि वैसा जीव, ठीक है, यानी कि जिसमें जो अपने बच्चे को पालन पोषण करने के लिए उसको, मतलब कि वह जो बच्चे को जन्म देता है और उसको दूध पिला करके उसका पालन पोषण करता है, उसको क्या बोलेंगे? मेमलिया। क्या बोलेंगे उसको? मेमलिया। इसमें जितने भी बड़े बड़े जानवर लोग होते हैं सब इसी में आते हैं। ठीक है। भैंस, गाय, ठीक है, मनुष्य भी इसी में आता है कि नहीं। चलिए देखिए, तो इसको क्या बोलेंगे? मेमलिया। चलिए देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि उसके बाद में आपका हो जाएगा मेमलिया उभयचर। लिख लीजिए। क्या?
उभयचर। तो उभयचर किसको बोलते हैं? उभयचर यानी कि वह ऐसा जीव जो धरती पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। जो धरती पर भी रहता है और कहाँ रहता है? पानी में भी रहता है, उसको क्या बोलेंगे? उभयचर। जैसे कि मेढक, जैसे क्या? मेढक। मेढक कहाँ रहता है? पानी में भी रहता है और धरती पर भी रहता है। पानी में भी रहता है और धरती पर भी रहता है। यह पानी से हमको एक बात याद आ गया, बताए? चलिए सुनिए। एक वकील साहब थे। क्या थे? एक वकील साहब, ठीक है। तो वकील साहब के जमीन में कुआं था। क्या था? कुआं। समझते हैं ना? इनार, ठीक है। तो कुआं था, समझिए। तो उस कुआं में उसने सोचा कि इस कुआं को हम बेच देते हैं। इस कुआं को क्या कर देते हैं? बेच दे, ठीक है। इस कुआं को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। तो यह कुआं को बेच दिया। कुआं को क्या कर दिया? तो यहाँ एक वकील साहब थे, यहाँ पर समझिए, वकील थे, ठीक है। और इस कुआं को जो खरीदने वाला व्यक्ति था वह एक टीचर था। क्या था? एक टीचर था, यानी कि एक मास्टर साहब थे, है ना। वह क्या कर दिए? उसे वकील साहब से वह क्या कर दिए? कुआं को खरीद लिए। कुआं को क्या कर लिए? खरीद लिए। अब कुआं को जब खरीद लिए, ठीक है, बेचने वाला साहब और खरीदने वाला टीचर साहब, ठीक है। तो अब इस तरह से कुआं जब बिक गया, कुआं तो क्या हो गया? बिक गया। अब यह टीचर आया यहाँ पर पानी भरने। कहाँ? कुआं में। क्या किया? करने आया? पानी भरने। अभी वकील साहब कह रहे हैं कि पानी नहीं भरने देंगे, है ना, पानी नहीं भरने देंगे। तो ये बोला क्या है? कुआं तो हमारा है, हम खरीद लिए हैं। तो बोला कि तुम कुआं खरीदे, उसमें के पानी नहीं खरीदे हो। हम कुआं नहीं बेचे हैं, उसमें के पानी नहीं बेचे हैं। फिर कैसे चलेगा? कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन आए पानी भरने, बोले कि कहे ना पानी नहीं भरना है, खाली कुआं बेचे हैं, उसमें का पानी नहीं बेचे हैं, हम पानी नहीं भरने देंगे, वो पानी मेरा है। अगर ज़्यादा तेला वेला किए तो केस कर देंगे। भाई वकील साहब थे, आदमी डर गया, है कि नहीं। और वो टीचर साहब थे, डरने वाले थोड़ी है। देखिए, तो यह क्या थे कि वह चल गए। फिर अब टीचर साहब पहुँचे कोर्ट में। कहाँ पहुँचे? कोर्ट में। और वकील साहब पर कर दिए केस। किसके ऊपर केस कर दिए? वकील साहब पर। और उसको कोर्ट में सुनवाई हुआ, पेशी हुआ दोनों कोई का। तो जज साहब पूछ रहे थे टीचर साहब के कि हाँ बोलिए क्या समस्या है। तो वकील साहब से पूछे, तो वकील साहब कह रहे हैं कि देखिए हमने कुआं उनको बेच दिया, पानी नहीं बेचे, पानी मेरा, हम नहीं भरने देंगे, ठीक है। तो टीचर साहब बोल रहे कि ठीक है, कहिए मेरा कुआं खाली करने के लिए। कुआं मेरा है ना, हमारे में वो अपना पानी रखे हैं, कहिए मेरा कुआं खाली करने, नहीं तो कहिए हमारे कुआं का भाड़ा देंगे, है कि नहीं। कुआं तो मेरा है, कुआं किसका है? मेरा। कहिए हमारा कुआं खाली, कहीं तो हम भाड़ा लेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से वकील साहब को समझ में आ गया, भाई आप वकील बने हैं, टीचर से बड़े नहीं हो गए हैं आप, है कि नहीं। टीचर से बड़े हो गए हैं नहीं, क्योंकि आप वकील बने हैं तो आपको भी कोई ना कोई टीचर ही पढ़ाया है कि नहीं। आप डॉक्टर बन जाइए, वकील बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, बड़े से बड़े पोस्ट पर पहुंच जाइए, आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, लेकिन टीचर से बड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाने वाला कौन होता है? एक टीचर ही होता है। वकील साहब का अकल ठिकाने आ गया, हो गया, चले आए घर पर, है कि नहीं। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कौन चीज़? उभयचर का मतलब समझ गए कि एक जल में भी रह सकता है और पानी में, पानी में भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है कि नहीं। जमीन पर भी रह सकता है कि नहीं। चलिए देखिए, तो इसको बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं उसको? उभयचर। तो जैसे मेढक हो गया, क्या हो गया? मेढक। कुछ सांप भी होता है, सभी नहीं, लेकिन कुछ सांप होता है जो पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है, ठीक। चलिए देखिए, उसके बाद में बताते हैं आपको, उभयचर हो गया। इसके बाद में आइए रेप्टेलिया। क्या हो जाएगा? रेप्टिलिया, ठीक है। कौन चीज़? रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का मतलब हो गया, समझिए, इसको बोलते हैं सरीप, यानी कि सरीसृप। क्या बोलते हैं? रसीर श्रीप। इसका मतलब क्या होगा? ध्यान समझिएगा। रेप्टिलिया का मतलब होता है कि जो पेट के बल पर चलता है, रेंग करके चलता है, उसको रेप्टिलिया बोलते हैं। जैसे कि क्या हो गया? सांप। क्या हो गया? सांप। उसके बाद में छिपकली, ठीक। ये सब क्या है? पेट के बल पर रेंग कर चलने वाला है। उसके बाद आपको बताते हैं क्या, इसको भी आज भी पढ़ने आना था। लो, चलिए सुनिए, यह क्या है? शरीफ का मतलब क्या कि जो पेट के बल पर करता है, रेंग करके चलने वाला काम करता है। चलिए देखिए, अब समझिएगा। तो सुनिए, इस सभी में क्या पाया जाता है? हृदय। क्या पाया जाता है? हृदय। हृदय तो इन सभी में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान समझिएगा, मछली का जो हृदय होता है,
मछली का जो हृदय होता है इसमें 2 चेम्बर होता है, 2 रूम होता है, 2 कमरा होता है, समझे कि नहीं? कै गो? 2, यानी कि एगो अलिंद एगो निलय, 2 होता है। उसके बाद में ये कौन चीज़ में? ये बीज यानी कि पक्षी, कौन चीज़? पक्षी। तो पक्षी का जो हृदय होता है, तो पक्षियों में जो होता है हम लोग का बताते हैं आपको 4 होता है। कै होता है? 4 मनुष्य की तरह। कै होता है पक्षी में? 4 इतना छोटा होता है लेकिन 4 होता है, समझिए क्या होता है। तो इसे कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। देखिए उसके बाद में आइए मेमलिया, मेमलिया में भी होता है 4, ठीक है। उभयचर, कौन चीज़? उभयचर। तो उभयचर में होता है हम लोग का 3, कै होता है? 3, ठीक है। उसके बाद में आइए इसमें कौन चीज़? रेसिपी में इसमें भी आता है कै? रेप्टिलिया में भी होता है 3, कै होता है? 3। लेकिन लेकिन याद देखिए, रेप्टिलिया यानी कि पेट के बल पर रेख करके चलने वाला जो होता है इसमें क्या होता है? 3, लेकिन इसमें अपवाद में 2 आता है। अपवाद में आता है कौन चीज़? एक आता है आपको बताते हैं मगरमच्छ, मगरमच्छ। और कौन चीज़? एक और आता है आपको बताते हैं घड़ियाल, डियाल, ठीक। यह 2 ऐसा जीव है जो पेट पर रेंग करके भी चलता है, लेकिन इस दोनों में हम लोग का हृदय की संख्या, हृदय की चेंबर की संख्या 4 होता है। क्या होता है? 4। यह अपवाद में है। किस है? अपवाद में, ठीक। ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकते हैं, बताइए मगरमच्छ के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 4। क्या होता है? 4, ठीक है। घड़ियाल में क्या होता है? 4। इन सब, चलिए तो हम लोग क्या पढ़े हुए हैं? श्वसन तंत्र, यानी कि मनुष्य में भी पढ़ चुके हैं, है ना। मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य श्वसन कौन चीज़ से करता है? फेफड़ा से। फेफड़ा कितने चेंबर का होता है उसका? 4 चेंबर का, है ना। मछली का कितना चेंबर होता है? मछली का 2 होता है, ठीक है। मगरमच्छ का 4 होता है, घड़ियाल का भी 4 होता है, लेकिन यहाँ अपवाद में है। कौन चीज़ में है? अपवाद में है, ठीक। चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से आगे का टॉपिक। हम लोग को पढ़ना है पौधा में परिवहन। क्या पढ़ना है? पौधा में परिवहन। देखिए पौधा में परिवहन, ठीक। चलिए देखिए उतना पर नहीं दिख रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर पौधा में परिवहन। चलिए देखिए तो पौधा में जो परिवहन हम लोग का 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, ठीक। हम लोग का पौधा ही 2 प्रकार का होता है। एक में होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय पौधा, ठीक। और 2 में क्या होता है? बहुकोशिकीय पौधा। क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय पौधा, ठीक। बहुकोशिकीय पौधा। एक कोशिकीय जो पौधा होता है इसमें जो परिवहन की विधि है वह किस विधि द्वारा होता है? एक कोशिकीय पौधा में जो विधि है परिवहन की विधि, ठीक है, इसको परिवहन विधि लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परिवहन विधि। एक कोशिकीय पौधा में जो परिवहन विधि होता है वह विसरण होता है। कैसा विधि होता है? विसरण विधि। किस विधि द्वारा होता है बताइए? विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि में बताए हैं कि किस में होता है? रुई में। किस में होता है? रुई में। उसमें कोई निश्चित अंग नहीं होता है पानी उसमें अंदर जाने के लिए। कहीं से भी पानी उसमें क्या होता है? घुस जाता है। और जब उसको दबाएंगे तो कहीं से भी पानी निकल जाता है। तो उसको हम लोग कौन सा विधि बोलते हैं? विसरण विधि। कौन सा विधि बोलेंगे? विसरण विधि। इसके बाद हम लोग देखते हैं बहुकोशिकीय में। तो बहुकोशिकीय जो पौधा होता है इसमें जो हम लोगों का होता है संवहन विधि के द्वारा। किसके विधि द्वारा? संवहन विधि। कौन सा विधि? संवहन विधि। किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा होता है, ठीक। अब देखिए जो संवहन विधि होता है, ठीक है, संवहन विधि द्वारा होता है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए संवहन विधि द्वारा होता है, लेकिन यह जो संवहन विधि होता है यह संवहन ऊतक होता है। जो संवहन विधि नहीं, क्या होगा? संवहन ऊतक। ध्यान से सुनिए।
कैसा होता है? संवहन ऊतक के द्वारा। अब देखिए संवहन ऊतक हम लोग का 2 प्रकार का होता है। संवहन ऊतक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। देखिए यहाँ पर संवहन ऊतक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। या कौन कौन से प्रकार है संवहन ऊतक के? तो एक है हम लोग का, है जाइलम। पहला क्या है? जाइलम। और दूसरा क्या है? तो फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। एक है जाइलम और दूसरा क्या है? फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम 2 भागों में इसको बांटा गया है। तो जाइलम जो है कौन चीज़ का परिवहन करता है? तो जल का। किसका? जल का। बताए थे कल इसका ट्रिक, ज से जाइलम और ज से जल। ज से जाइलम और ज से जल, यानी कि जाइलम किसका परिवहन करेगा? जल का। और इस जल के साथ, इसके साथ जो हम लोगों का घुलित मात्रा में जल के साथ घुला हुआ होता है क्या? खनिज लवण। क्या? खनिज लवण। खनिज लवण इसमें क्या होता है? तो घुलित मात्रा में रहता है। इसका भी संवहन कौन करता है? जाइलम। कौन करता है? जाइलम। ठीक। उसके बाद में आपको बताते हैं कि जो यह हम लोग का फ्लोएम होता है, फ्लोएम में इसका जो संवहन होता है यह कौन करता है? तो बोलते हैं इसको चालनी कोशिका। क्या बोलते हैं? बोलिए। चालनी कोशिका। चालनी कोशिका। ठीक। यह क्या करता है? तो इसका संवहन करता है। और फ्लोएम कौन चीज़ का संवहन करता है? तो देखिए हम लोग प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने का काम होता है किसका? पत्तियों का। किसका? पत्ती का। यानी कि वहाँ पर क्लोरोफिल अवेलेबल होता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधा जो होता है उसका पत्ता का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है कि नहीं? और उसमें क्लोरोफिल ऑलरेडी विद्यमान होता है। और जाइलम जो होता है जड़ के द्वारा क्या पहुंचा देता है? पानी पहुंचा देता है। कहाँ तक? उसके पत्ती तक। कहाँ? उसके पत्ती तक। और वहाँ पर सूर्य का प्रकाश के मिलने से और बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके और वहाँ पर भोजन बनता है। वहाँ पर क्या बनता है? भोजन। और भोजन जो होता है उस पूरे पेड़ पौधा के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। तो ज से क्या? जाइलम। ज से क्या? जाइलम। और ज से जल। जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। और फ से क्या होता है? फल। फ से क्या होता है? फल। फल बोले तो भोजन है कि नहीं? फल बोले तो भोजन। तो भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यह जो जाइलम होता है यह एक दिशीय परिवहन करता है। कैसा परिवहन करता है? एक दिशीय परिवहन। ठीक है। कैसा परिवहन करता है? एक दिशीय। लेकिन यह द्विदिशीय परिवहन करता है। कैसा परिवहन करता है? द्विदिशीय। कैसे? तो ध्यान से देखिए, एक दिशीय का मतलब होता है कि एक ही दिशा में, और द्विदिशीय का मतलब होता है 2 दिशा में। जो पेड़ पौधा होता है यह जाइलम क्या करता है? जड़ से पानी को लेकर आएगा और कहाँ तक पहुँचा देगा? पत्ता में। और पत्ता में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप पानी का क्या होता है? उसका यूज होता है, भोजन बनता है। और भोजन बनने के बाद उसमें से कुछ मात्रा में जो जल होता है वाष्प बन करके उड़ जाता है, वह पानी फिर से नीचे नहीं आता है। वह पानी फिर से नीचे नहीं आता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक दिशीय परिवहन। क्या बोलते हैं इसको? एक दिशीय परिवहन। और मान के चलिए कि पेड़ पौधा में जो हम लोग का, यहाँ पर मान के चलिए कि ये हम लोग का पौधा हो गया। ये क्या हो गया? हम लोग का पौधा हो गया, पेड़ हो गया। ठीक। चलिए देखिए, ये पेड़ हो गया। ठीक। अगर मान के चलिए कि यहाँ वाले भाग के में जो पत्ता है इसमें हम लोग का भोजन बना। इसमें क्या बना? भोजन। तो ये भोजन जो है ऊपर भी जाएगा और नीचे जड़ में भी आएगा, है कि नहीं? ऊपर भी जाएगा और नीचे जड़ में भी आएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विदिशीय। क्या बोलते हैं इसको? द्विदिशीय। समझ में आ गया? और एक दिशीय क्यों बोलते हैं, द्विदिशीय क्यों बोलते हैं? क्लियर है? चलिए लिखिए। इसके बाद आपको बताते हैं कि जो जाइलम होता है, ठीक है, जो जाइलम होता है और जो फ्लोएम होता है, इस दोनों का कार्य समझ गए। ज से क्या? जाइलम। और ज से जल। जल में हम लोग का घुलित मात्रा में खनिज और लवण का भी क्या होता है? परिवहन होता है। ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, इसके बाद में पढ़ेंगे कि इस दोनों में, पेड़ पौधा में, ठीक है,
इस दोनों में हम लोग का अंतर पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। अगला टॉपिक क्या होगा? जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। ठीक, तो देखिए, तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर जो होता है कई प्रकार से होता है। ठीक है, एक में आपको बताते हैं कि एक नंबर में जाइलम जो होता है तो जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। तो लिख देंगे यहाँ पर कि यह जल तथा खनिज, जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है। इसका हम लोग क्या लिखेंगे? दूसरा नंबर में जल एवं खनिज लवण का क्या करता है? परिवहन करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह पत्ता में बना, यह पत्ता में बना भोजन का क्या करता है? परिवहन करता है। ठीक, चलिए लिखिए। इसका दूसरा नंबर टॉपिक जो होगा, दूसरा नंबर इसका अंतर होगा, इसको हम लोग क्या बताएंगे? तो यह मृत कोशिका से मिलकर बना होता है। लेकिन यह जो है दूसरा नंबर हम लोग का इसमें होगा कि यह जीवित कोशिका से मिलकर बना होता है। कौन कोशिका से? जीवित कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, जीवित कोशिका मान के चलिए कि अगर लकड़ी सूखा हुआ भी है, लकड़ी क्या है? सूखा हुआ भी है, अगर उसको डाल दीजिए पानी में, कहाँ डाल दीजिए? पानी में, तो वह क्या करेगा? जल को अवशोषित कर लेगा। जल को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा, जल को सोख लेगा। लेकिन सूखा हुआ पेड़ कभी भी भोजन नहीं बना सकता है। तो इसलिए यह मृत कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन वह कौन चीज़ से बना होता है? जीवित कोशिका का बना होता है। ठीक, यह एक उदाहरण दिए आपको। चलिए देखिए, अगला है यहाँ पर एक चीज़ और, जल तथा खनिज का परिवहन होता है। यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं तीसरे नंबर में, यह जल का परिवहन करता है। ठीक, यह जल का परिवहन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यह भोजन का परिवहन करता है। किसका करता है? भोजन का परिवहन करता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? इसके नीचे दिख रहा है क्या? देखिए, अब यह इतना, इसको भी अंतर हम लोग जान गए, इसका इतना अंतर जान गए। अब पढ़ेंगे वाष्पो उत्सर्जन। क्या पढ़ेंगे? वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? ध्यान समझिएगा। वाष्पोत्सर्जन यानी कि जल जो होता है, पेड़ पौधा जो होता है, या जो जाइलम होता है, जड़ के माध्यम से जल कहाँ पहुँचा दिया? पत्ता में। कहाँ पहुँचा दिया? पत्ता में। और सूर्य का प्रकाश जैसे उस पर पड़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होना शुरू हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होना शुरू हो जाता है, यानी कि पेड़ पौधा भी जल को भाप बनाकर उड़ाने का काम करता है। ठीक, चलिए देखिए, तो यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होता है?
वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होता है? तो पत्तियों के किस माध्यम से होता है? तो पत्तियों के छिद्र, पत्तियों के छिद्र। उस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। ठीक है, रंध्र के माध्यम से क्या होता है? या इसका वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है इसका? वाष्पोत्सर्जन। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हम लोगों का पेड़ पौधा होता है, ठीक है, वह 90% जल का वाष्पो उत्सर्जित कर देता है। वाष्पो उत्सर्जन, 90% जल का वाष्पो उत्सर्जन कर देता है। ठीक है, कितना प्रतिशत जल का? 90% जल का क्या कर देगा? वाष्पोत्सर्जन। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर पेड़ पौधा 1 लीटर जल पीता है, कितना लीटर जल पीता है? 1 लीटर, तो उसमें से 900 ग्राम का वह वाष्पोत्सर्जन कर देगा। कितने जल का? 900 ग्राम का। अगर 100 लीटर जल पीता है तो वह 90 लीटर का वाष्पोत्सर्जन कर देगा। समझ में आया? क्लियर है? चलिए लिखिए। तो इस तरह से हम लोगों का 100% में वह 90% का क्या कर देता है? वाष्पोत्सर्जन कर देता है। ठीक, चलिए देखिए। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है या पेड़ पौधा के बारे में हम लोग पढ़ लिए। किसके बारे में पढ़ लिए? पेड़ पौधा के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? मानव में परिवहन। किसमें पढ़ना है? अगला टॉपिक हम लोग का क्या होगा? सबसे बड़ा राक्षस तो मनुष्य ही होता है कि नहीं? हाँ सही बता रहे हैं। नहीं दिखेगा यहाँ पर। चलिए देखिए, मानव में परिवहन। मानव में परिवहन सबसे बड़ा राक्षस इसलिए बोले हैं क्योंकि यह कुछ भी खा जाता है। जीव जंतु, मांस मछली या घास सब कुछ, घास भी खा जाते हैं ना, साग वो खाते हैं कि नहीं? हम लोगों से भी बड़ा राक्षस चाइना वाला सब है, लेकिन वो कुछ नहीं छोड़ता, वो और ही नहीं कुछ छोड़ता है सब। चलिए देखिए, हम लोगों से नहीं, मतलब कि आप लोगों से। चलिए देखिए, क्या है कि हम नहीं खाते हैं ना। चलिए देखिए, अरे मांस मछली नहीं खाते हैं ना, शाकाहारी आदमी है। चलिए देखिए, मानव में परिवहन तंत्र। मानव में परिवहन तंत्र। मानव में परिवहन तंत्र क्या है? तो अभी हम बताए हैं कि यानी कि परिवहन में मदद करने वाले अंग को हम लोग क्या बोलेंगे? यानी कि परिवहन में मदद करने वाले तंत्र को परिवहन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। तो मानव में परिवहन तंत्र, तो सबसे पहले नंबर पर इसमें आता है, 1 नंबर पर एंट्री मारेगा रक्त। कौन होगा? रक्त। इस रक्त को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रक्त को हम लोग क्या बोलते हैं? रुधिर। क्या बोलते हैं? रुधिर। इसी रक्त को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए, बोलिए। इसको हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। रक्त को रुधिर भी बोलते हैं, लहू भी बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं, खून बोलते हैं, है कि नहीं? चलिए लिखिए, तो यह रक्त के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? रक्त के बारे में। इसके बाद में हम लोग का आ जाएगा धमनी। कौन है? धमनी। ठीक है, इसके बाद फिर पढ़ना हम लोगों के किसके बारे में? तो सीरा के बारे में। किसके बारे में? सीरा के बारे में। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है केशिकाएं। क्या पढ़ना है? केशिकाएं। ठीक है, यह केशिकाएं क्या होता है? तो यह इतना पतला पतला नस होता है, हम लोग के बाल की तरह एकदम पतला पतला नस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केशिकाएं। क्या बोलते हैं इसको? केशिकाएं। ठीक, चलिए देखिए, अब हम लोग एक एक चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रक्त के बारे में। किसके बारे में? बताइए, रक्त के बारे में। चलिए देखिए, तो हम लोग रक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यह रक्त क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहला हम लोग हेडलाइन बनाते हैं यहाँ पर, रक्त। क्या हेडलाइन बनाते हैं? रक्त। तो देखिएगा, ये रक्त क्या होता है, समझिए। जो रक्त होता है, रक्त, स्टॉप कर दीजिए।